इंडिया की इस वॉर के अंदर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई इंडियन नेवी का कोई बंदा कोई कुछ भी नहीं हुआ, कोई जख्मी तक भी नहीं हुआ, कोई वॉर को कोई किसी शिप को कोई मसला नहीं हुआ। तो ये सबसे 3000 सरेंडर कुछ कहते हैं, कोई 34,000 तो सरेंडर, चाहे मैं कहता हूँ 10 बंदों ने भी सरेंडर किया हो, बट वो सरेंडर तो था ना। और पाकिस्तान के लिए वो आज तक अशेमफुल है कि ये हुआ। और हम अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जब मेरा रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट जब वसीम, मेरे साथ हैं मैं राना से। नाज़रीन, आज बहुत ही एक हिस्टोरिक सी वीडियो है और इंडियन नेवी ने एक दफ़ा पाकिस्तान का जो उस वक्त का कैपिटल था और पाकिस्तान में अभी भी सबसे बड़ा शहर कराची है, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, मतलब तबाह बर्बाद कर दिया था। और ये 1971 की वॉर है शायद, और जब इंडियन नेवी ने जो है वो प्रॉपरली कराची को जो है वो पूरी अच्छी तरह से कैप्चर कर लिया हुआ था। तो इंडिया एक ऐसा दिन सेलिब्रेट करते हैं जब भी वो दिन आता है। तो आज हम उस दिन के हवाले से भी जानेंगे और देखेंगे कि उस वक्त क्या सिनेरियो हुए थे। तो एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। चलते हैं, देखते हैं। नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। आज है 4 दिसंबर और आज ही के दिन शुरू हुआ था ऑपरेशन ट्राइडेंट, और इसीलिए आज हम सेलिब्रेट करते हैं 4 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं नेवी डे। यहाँ पर आप देख पाओगे ट्वीट है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की, बेस्ट विशेस और नेवी डे, और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो भी शेयर करी है जो मैं आपके सामने प्ले करना चाहूंगा। स्वतंत्रता के बाद हमारी भारतीय नौसेना ने विभिन्न अवसरों पर अपना पराक्रम दिखाया, चाहे वो गोवा के मुक्ति संग्राम हो या 1971 का भारत पाक युद्ध। जब हम नौसेना की बात करते हैं तो सिर्फ वह युद्ध ही नजर आता है, लेकिन भारत की नौसेना मानवता के काम में भी उतनी ही बढ़ चढ़ करके आगे आई है। मैं नौसेना से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। हमारे देश के पीएम ने बिल्कुल ठीक बात यहाँ पर बोली है। नेवी का रोल सिर्फ मिलिट्री में नहीं है, नेवी आज के समय डिजास्टर मैनेजमेंट में भी कई लोगों की जान बचाती है। मगर जब ये डेट हम याद करते हैं ना 4 दिसंबर, तो सीधा हमारे माइंड में आती है 1971 की जंग। और मैं वैसे आपको ये बता दूं कि नेवी डे की करेक्ट हिस्ट्री के बारे में काफी लोगों को प्रॉपर जानकारी है नहीं। कुछ लोग कंफ्यूज कर देते हैं, अच्छा पाकिस्तान की जो सबमरीन थी गाजी के नाम से, उसको हमने डिस्ट्रॉय किया था तो हम सेलिब्रेट करते हैं नेवी। कुछ लोग मान के चलते हैं कि इसका कुछ और रीजन है। मगर मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपरली बताऊंगा कि ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू कब हुआ था और क्यों ये इंडियन नेवी का फाइनेस्ट आवर था। पहली बात तो ये जान लीजिए कि दिसंबर महीने में भारत और पाकिस्तान का 1971 का युद्ध शुरू हुआ था। उससे पहले क्या हुआ कि ईस्ट पाकिस्तान में जब पाकिस्तान की सेना ने इतना जेनोसाइड किया, आम लोगों को इतना मारा, तो मुक्ति वाहिनी खड़ा हो चुका था। और उसके बाद मुक्ति वाहिनी लगातार रेजिस्टेंस दे रहा था पाकिस्तानी आर्मी को ईस्ट पाकिस्तान में। उस वक्त पाकिस्तान के डिक्टेटर जनरल याया खान ने यह डिसाइड किया कि 3 दिसंबर, जी हाँ ये डेट याद रखिएगा, 3 दिसंबर को पाकिस्तान की एयरफोर्स लगातार इंडिया के फॉरवर्ड बेसिस पर बॉम्बिंग करेगी। और पाकिस्तान ने किया यही, अपने कुछ फाइटर जेट भेजे और इंडिया की नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पे लगातार इस तरीके से बॉम्बिंग कर दी। और तभी इंदिरा गांधी जी ने यह कहा कि ये एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है, अब रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियली एट वॉर है विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ना जैसे ही वॉर स्टार्ट होती है, वैसे देखो हमें पता था नहीं कि ये वॉर 13 दिन तक चलेगी, पाकिस्तान इस तरीके से सरेंडर कर लेगा। मगर एक बेसिक मूव इंडिया की तरफ से ये था कि वॉर जैसी स्टार्ट होती है ना, हमें पाकिस्तान पर यहाँ पे ब्लॉकेड इंपोज करना पड़ेगा। अरेबियन सी से कोई भी कार्गो हेल्प का पाकिस्तान तक नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत से देश थे यहाँ पर, गल्फ कंट्रीज थे, टर्की था, इवन यूएसए था, ये लगातार वेपन सेंड कर रहे थे पाकिस्तान को अरेबियन सी से। तो इंडियन नेवी का पहला चैलेंज ये था कि पाकिस्तान नेवी को यहाँ पर हराकर कराची पोर्ट को ब्लॉक कर दिया जाए और उसके बाद पाकिस्तान पे हमें कंट्री ब्लॉकेड इंपोज करें ना। उस वक्त इंडिया के रास्ते में एक पाकिस्तान की सबमरीन थी पीएनएस गाजी के नाम से। पीएनएस गाजी वैसे एक अमेरिकन मेड सबमरीन थी, यूएसए ने यह सबमरीन पाकिस्तान को दी थी लीज पर, ताकि पाकिस्तान खुद की रक्षा कर पाए। और 4 दिसंबर ये वो इंपॉर्टेंट दिन है, जी हाँ, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर के एक दिन बाद ही 4 दिसंबर को
इंडियन नेवी ने आगे फॉरवर्ड मूवमेंट करी और पाकिस्तान की सबमरीन PNS गाजी डूब के डिस्ट्रॉय हो गई। माइंड यू, अभी भी ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू नहीं हुआ है। ऑपरेशन त्रिशूल, जी हाँ, ट्राइडेंट की हिंदी आपके लिए त्रिशूल ही होती है, तो ऑपरेशन ट्राइडेंट अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है। और ऑलरेडी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सबमरीन यूएसए ने लीज पर दी थी पाकिस्तान को 1968 में, ये ऑलरेडी डूब के डिस्ट्रॉय हो चुकी है ना। डूबी कैसे PNS गाजी, इसको लेकर पाकिस्तान के दो वर्जन है। पहले तो ये कहते हैं कि इंटरनल कुछ ब्लास्ट हो गया था उसमें, दूसरा ये कहते हैं कि बहुत सारी माइंस बिछा रखी थी इंडिया ने, अंडर वाटर माइंस, जिसकी वजह से PNS गाजी डूब के डिस्ट्रॉय हो गई। इंडियन साइड का वर्जन ये है कि हमने डायरेक्ट अटैक भी किया था, बिल्कुल कॉर्नर कर दिया था PNS गाजी को, और उसी वजह से पाकिस्तान की जो मेन सबमरीन थी, जो पाकिस्तान का थोड़ा बहुत डिफेंस कर रही थी यहाँ पर, ये डिस्ट्रॉय हो गई। खैर, अब भारत के सामने एक क्लियर फील्ड थी। अब हमको डायरेक्टली पाकिस्तान के दो जो यहाँ पर डिस्ट्रॉयर थे उनको हटाना था, और फिर हम कराची पोर्ट पर बॉम्बिंग कर सकते थे और एक प्रॉपर ब्लॉकेड लगा सकते थे पाकिस्तान का अरेबियन सी वे। और यहीं पर स्टार्ट होता है ऑपरेशन ट्राइडेंट 4 दिसंबर को, मतलब कि आज के दिन ही स्टार्ट हुआ था ऑपरेशन ट्राइडेंट, और ये चला था 5 दिसंबर तक। और फिर ये है आपके सामने ऑपरेशन ट्राइडेंट की टास्क फोर्स। इन शिप्स और बोट्स ने मिलकर इंडियन नेवी के लिए एक सुनहरा, एक मैं कहूंगा एक सुनहरा इतिहास रच दिया था, जो आज भी याद रखते हैं। और यहाँ पे आप कहोगे वेट, मैंने कहा शिप्स और बोट्स, जी हाँ, कई तो हमारे यहाँ बोट्स थी, उस वक्त हमारे पास बोट्स थी जिनके पास इतनी पावर ही नहीं थी कि खुद ट्रैवल कर पाए इंडिया के मिलिट्री बेसिस से कराची तक। कई हमारी छोटी छोटी बोट्स थी जिनके पास एंटी शिप मिसाइल की सुविधा थी, उनको लॉन्च करने की सुविधा थी, उनको लॉन्च करने का सिस्टम था, मगर उनके इंजन इतने स्ट्रॉन्ग थे नहीं कि वो खुद पाकिस्तान के कोस्ट तक जा पाए। तो हमारी जो बड़ी बड़ी शिप्स थी यहाँ पर, उन्होंने लिटरली टो करके घसीट के इन छोटी छोटी बोट्स को कराची तक पहुंचाया। और फिर एक बार जब ये बोट्स, एंटी शिप मिसाइल वाली बोट्स, कराची पोर्ट तक पहुंच गई, फिर हमने पाकिस्तान का माइन स्वीपर, उसके अलावा इनका डिस्ट्रॉयर, कुछ और शिप्स ये डिस्ट्रॉय कर दी, और फिर लगातार कराची पोर्ट का जो फ्यूज स्टेशन है वहां पर बॉम्बिंग करी। इतनी बॉम्बिंग करी कि कराची पोर्ट में आग लग गई, और ये आग 4 दिन तक जली थी। इससे पूरे पाकिस्तान का मोराल एक तो डाउन हो गया था, दूसरी बात यह है एक प्रॉपर ब्लॉकेड अब इम्पोज हो चुका था पाकिस्तान पर। पाकिस्तान के मित्र मुल्क अब अरेबियन सी से थ्रू शिपिंग रूट पाकिस्तान की हेल्प नहीं कर पाते। और जो ये ब्लॉकेड हमने पाकिस्तान पे लगाया था, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की साइकी पर बहुत लंबे समय तक रहा। मुझे याद है जब 26/11 हमले हुए थे इंडिया पर, उस वक्त भारत सरकार ने एक, आप कह लीजिए, विचार चल रहा था, एक डिस्कशन ये भी हो रहा था कि क्यों ना हम ब्लॉकेड लगा दें पाकिस्तान पर, जैसे 1971 में लगाया था। उस वक्त हमने कुछ भी नहीं किया, मगर मैं ये कह दूं पाकिस्तान में डर बहुत ज्यादा था कि इंडियन नेवी इतनी स्ट्रांग है कि आज भी आराम से पाकिस्तान को लगा सकती है प्रॉपर ब्लॉकेड, और पाकिस्तान कुछ प्रॉपरली इंपोर्ट एक्सपोर्ट फिर कर नहीं पाएगा। और अगर आप सोच रहे हैं अच्छा इसलिए इसको कहते हैं इंडियन नेवी का गोल्डन टाइम, नहीं, एक फैक्टर यहाँ पे और भी है जो आपको भूलना नहीं चाहिए। ये सब हमने अकॉम्प्लिश किया 2 दिन में, एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई, एक सेलर नहीं मरा, कोई इंजरी नहीं हुई, कुछ डैमेज नहीं हुआ हमारी शिप्स को। इट वाज फ्लॉलेस, एब्सोल्युटली परफेक्ट। पाकिस्तान की डिस्ट्रॉयर बिल्कुल, एक तो डिस्ट्रॉयर बिल्कुल डूब गया, एक बुरी तरीके से डैमेज हो गया जो आप रिपेयर कर नहीं सकते। फिर इनका एक जो माइन स्वीपर था ये डैमेज हो गया, कराची हार्बर का जो फ्यूल स्टोरेज टैंक था ये डिस्ट्रॉय हो गया। इट वॉज ए फ्लॉलेस विक्ट्री ऑफ इंडिया। और इससे देखिए जो मोमेंटम था ना, ये कंप्लीटली भारत की साइड शिफ्ट हो चुका था। उसी वक्त यूएस समेत दुनिया की बाकी सुपर पावर्स को पता लग गया था कि ये वॉर इन दी एंड जीतेगा इंडिया ही। और इसलिए फिर हमने ये भी देखा कि यूएसए ने अपना जो 7th फ्लीट है ये भी इंडिया की तरफ भेजना स्टार्ट कर दिया था, जो इवेंचुअली यूएसएसआर ने ब्लॉक किया, क्योंकि यूएस ने भी देख लिया था कि इंडिया ने लिटरली क्लीन स्वीप कर दिया है पाकिस्तान को। और देखिए, मैं बाजवा की जो स्टेटमेंट है ये सुन रहा था जब बाजवा रिसेंटली रिटायर हुआ है पाकिस्तान का आर्मी चीफ, उसने लास्ट मोमेंट पर भी ये कहा कि 1971 की वॉर मिलिट्री फेलियर नहीं था, पॉलिटिकल फेलियर था। अब ऑपरेशन ट्राइडेंट आप ही बताइए, ये क्या पाकिस्तान का मिलिट्री फेलियर नहीं है? इंटरेस्टिंगली बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने अपने ही फॉर्मर आर्मी चीफ की स्टेटमेंट काटी और ये कहा कि नहीं, 1971 वॉर पाकिस्तान का एक मिलिट्री फेलियर है। और इम्पोर्टेंट पाकिस्तान की मिलिट्री बुरी तरीके से फेल कर गई थी 1971 में, एंड इट वाज इंडियाज फाइनेस्ट आवर। और वैसे अगर आप बात करें भविष्य की, तो इंडियन नेवी का भविष्य भी बहुत ही उज्जवल है। पहली बात तो देखिए, हमने जो पुराने आप कह लीजिए साइन थे कॉलोनियलिज्म के, ये भी अब रिमूव कर दिए हैं। जो इंडियन नेवी का नया इंसाइन है आप देखोगे, इट इज
वेरी मच एसोसिएटेड विद इंडिया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मेन सिंबल था वो यहाँ पर बैकग्राउंड में है, इंडियन नेवी का लोगो है। इट लुक्स एंड फील्स वेरी मच इंडियन। फ्यूचर में हमारे प्लान ये है कि 15 साल के अंदर अंदर इंडियन नेवी के पास टोटल 200 वॉरशिप्स होने वाली हैं। 200। अभी के लिए हमारे पास करीब 130 के आसपास वॉरशिप्स है, तो एक बहुत ही बड़ा इंक्रीज आपको दिखेगा आने वाले सालों में। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये भी याद रख लो कि इस बार जो इंडियन नेवी डे हुआ है ना, इसका थीम भी है, थीम है गोइंग आउट टू द नेबर्स ऑफ द मैरीटाइम। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ये लिख लीजिएगा। फाइनली मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल ही पूछूंगा कि इंडियन एयरफोर्स डे कब होता है? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। मैं इसके बारे में कुछ ऑप्शन नहीं दूंगा, कुछ बताऊंगा नहीं सही आंसर क्या है, क्योंकि गूगल करके आपको सही आंसर मिल जाएगा, मगर मेरे हिसाब से आपको बताना चाहिए इसका आंसर। लिखिएगा कमेंट सेक्शन में इंडियन एयरफोर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी वो तो यूं तो वही होता है ना यार। अच्छा चलिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। जितनी मर्जी बातें की सारी ठीक होंगी, ठीक है, बट मेरा ना आपको एक बात आता नहीं कि जब हम सोचते हैं दुनिया में जापान के साथ जो हुआ वो उठ गया, जर्मनी के साथ जो हुआ वो उठ गया, कि पाकिस्तान ने ऐसी कौन सी हार मान ली कि आज इतने सालों बाद भी, 50 सालों बाद भी वो नहीं उठ रहा, वो वहाँ ही है। मैं एक बात बताऊं, देखें आज इसको जिस तरह बाजवा ने कहा मिलिट्री फेलियर नहीं है और ये पॉलिटिकल फेलियर है, तो बाकी भी मैं ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल पॉलिटिकल फेलियर ही था। और बाद में वो पॉलिटिकल फेलियर की बेस पे मिलिट्री फेलियर किसी ना किसी तरह से हो गया, वो एक अलग बात है। लेकिन आज भी आप देखते हैं कि वो जो पॉलिटिकल फेलियर था उसी के जो बाकियात हैं, जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, वो हमें पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। और उन्हीं के वो चंद एक लोग हैं जो उस पॉलिटिकल फेलियर के अंदर मौजूद थे और जिन्होंने वो पॉलिटिकल एक गैप जो था वो पाकिस्तान के अंदर इकट्ठा किया और फिर उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया। आज उन्हीं के बेटे बेटियां आगे से उनकी जो जनरेशन है वही पाकिस्तान के ऊपर जब वो हुकूमत कर रही है और वो सारा सिलसिला चल रहा है। एक चीज़ ये होगी। दूसरा, इंडिया की स्ट्रेटजी को मैं पहले तो ये अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि देखिए, जब भी आप के साथ, आप किसी भी मुल्क के साथ जंग के अंदर आते हैं, वॉर के अंदर आते हैं, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि हम उस मुल्क के इर्द गिर्द जो भी लोग उसकी हेल्प करना चाहें, या इवन दो आप किसी एक सेक्टर के ऊपर भी हमला करते हैं तो आप सबसे पहले वो रास्ता, वो चीज़ ब्लॉक करते हैं कि आने वाले वक्त में यहाँ से जो है वो यहाँ से उन्हें कोई हेल्प ना मिल सके। तो इंडिया ने जिस तरह से वो पूरी कराची पोर्ट के ऊपर इस तरह से कर दिया और उन्हें कोई भी हेल्प ना मिल सकी, और फिर जो जिस तरह से वो अपनी वो शिप्स को लेके गए दूसरी शिप्स की मदद से धक्का लगा के, तो वो एक बड़ी, और इसकी मिसाल अगर आप देखें तो सबसे बेहतर ये थी कि अगर हम चिविंडा सेक्टर की बात करें पाकिस्तान में, तो उस वक्त तकरीबन 600 टैंक्स के साथ जो है वो इंडिया हमला करने जा रहा था पाकिस्तान के ऊपर। तो उस वक्त सारे पाकिस्तान के जो आर्मी थी वो यहाँ पे लाहौर में थी और इस सारे साइड पे थी, रावी वाली साइड पे थी। उन्हें ये था कि शायद ये हमला इस साइड से होगा, लेकिन वो चिविंडा वाली साइड से 600 टैंक्स के साथ आ गया इंडिया। तो अब उस वक्त भी ये थी कि यार टैंक्स आ रहे थे, वहाँ पे लोग ही कम मौजूद थे, आर्मी इतनी ज़्यादा नहीं, और यहाँ से आर्मी को जाते जाते टाइम लग जाना था, क्योंकि उस तरह से तो नहीं तो कितनी। तो उस वक्त क्या था कि अब इनकी ये चीज़ को रोके, तो वो एक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो जोड़ा था वो ब्रिज था। हाँ। और वो ब्रिज को अब तोड़ना, वो बम से नहीं टूट सकता था, वो इतना मतलब आम बम से नहीं टूट सकता, या किस तरह से तोड़े, तो वो मसला था। तो फिर उस वक्त के जो लोग थे, जो उन्होंने इवन तो जो सिविल थे लोग, उन्होंने भी ये कहा कि हम ये करते हैं कि हम खुद को जो है ना बम वाली जैकेट पहन लेते हैं, और जब हम बम पहनेंगे तो हमारे बम के प्रेशर से जो है वो टैंक जो है वो हवा में जाएगा, और जब टैंक ऊपर से नीचे वजन से गिरेगा तो ऑब्वियसली बात है पुल टूट जाएगा। तो वही सिलसिला हुआ और ये सिलसिला हुआ। तो बेसिकली मकसद क्या था कि पीछे से जो आ रही है हेल्प, पीछे से जो नफरी आ रही है टैंक्स की, वो रुक जाए, तो फिर शायद हम इस चीज़ को कैटर कर सके, और फिर उसमें सारा कुछ हुआ। लेकिन उसमें अब ये देखें कि इंडिया की सबसे बड़ी इसमें जो चीज़ थी कि इंडिया की इस वॉर के अंदर कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई इंडियन नेवी का कोई बंदा कोई कुछ भी नहीं हुआ, कोई जख्मी तक भी नहीं हुआ, कोई वॉर को कोई किसी शिप को कोई मसला नहीं हुआ। तो ये सबसे मुझे जो है ना अच्छी बात लगी। और अच्छी बात क्यों लगी कि यहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी चल रही थी। हम इस वक्त कर रहे हैं स्ट्रेटेजी की बुनियाद पे, अदरवाइज एज ए पाकिस्तानी
अगर हम अपना देखते हैं तो हमें तो वो बुरा लगता है। और हमने क्योंकि कहीं पे वो सुनने में मिलता है 93,000 सरेंडर, कुछ कहते हैं को 34,000 तो सरेंडर, चाहे मैं कहता हूँ 10 बंदों ने भी सरेंडर किया हो, बट वो सरेंडर तो था ना। और पाकिस्तान के लिए वो आज तक अशेमफुल है कि ये हुआ और हम उसको नहीं अच्छी तरह। यही तो बात है कि इमरान आप हार गए, ओके, आपने अपनी हार से सीखा क्या? देखो, और आज मैं आपको कहता हूँ ना, देखें आज जब बांग्लादेश हमसे आगे चला गया तो हम इस चीज को फिर महसूस करते हैं ना कि उस वक्त के जो लोग थे वो ठीक थे, कि हमारी गवर्नमेंट आनी चाहिए, हमारा सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि हम मेजोरिटी ले गए हैं। और फिर उनकी आप देख सकते हैं कि वो किस तरह से मुल्क को लेके चले, और आज पाकिस्तान जो उससे बड़ा होने के बुनियाद पे भी पीछे, अब लेकिन वो आगे चले गए। तो फिर पता लगा कि उस वक्त भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा करने वाले यहाँ के लोग थे, जिन्होंने वो खराबियां की। अगर वो इतने ही अच्छे थे तो फिर आज उनसे आगे होना चाहिए था हमें, और उन्हें तो नई तरीके से चीजें मिली, नए से तरीके से वो शुरुआत हुई उनकी। हमें तो तकरीबन काफी 30-35 साल हो चुके हुए थे, फिर भी हम नहीं है, तो फिर तो ये हमारा फ्लॉ है। एनीहो, ये जो भी था अब हो गया। अब जो अगला है वो चीज है कि अब फ्यूचर क्या हो रहा है। इंडिया तो यकीनन आगे जा रहा है, पाकिस्तान को क्या सोचना पड़ेगा, बांग्लादेश क्या कर रहा है, पाकिस्तान को किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी को लेकर चलना पड़ेगा। सो ये एक बहुत बड़ी डिबेटेबल चीज़ है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, इसका आईडी मेंशन फॉलो का सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेजबानों को दुआ में याद रखें। अल्लाह ने